हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इतिहास जो है हमारे बीच में कहाँ से आया, कैसे आया, पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में जानेंगे और उसको जानने के बाद हम लोग आज 10 क्लास के इतिहास को पढ़ेंगे। राइट, पहला जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बट उसके पहले हम लोग जान लेते हैं इतिहास हमारे बीच में कहाँ से आया, किसने लाया, इतिहास की बेसिक में परिभाषा क्या होती है। ओके, तो इतिहास याद रखना है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है, इति और हास। जो कि इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब क्या होता है, तो हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा, मतलब ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा। इस चीज़ को हम लोग इतिहास एक तरह से कह सकते हैं। राइट, अब देखते हैं हम लोग इसका एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अतीत की अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। राइट, अतीत मतलब क्या होता है, जो समय बीत गया है उसके बारे में यदि हम लोग कोई चीज़ को जानेंगे, राइट, तो उसको हम लोग कहेंगे इतिहास। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतिहास के बारे में अगर सटीक आपको परिभाषा लिखने के लिए कोई बोल दे तो उसे आप इस तरह से परिभाषा प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे, तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। डेट मीन्स ये होता है कि जो हमारा समय पास्ट में बीत गया है, ओके, उस चीज़ को अगर हम फिर से कहीं पे लिख रहे हैं या फिर उस चीज़ को हम फिर से कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस चीज़ को, उस घटना को हम लोग इतिहास कह सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रहे कि जो घटना घट चुकी है उसका कोई प्रमाण होनी चाहिए। राइट, प्रमाण जब तक नहीं होगा तब तक हम उसे इतिहास की श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितना भी इतिहास आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके पहले, उसका कोई ना कोई प्रमाण होगा, तभी वो आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चीज़ मेरा सब मतलब पास्ट में बीता है उसका कोई प्रमाण है, और जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इतिहास का जो पिता है गाइज, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट, हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये हेरोडोटस कौन था भाई, तो हेरोडोटस जो था ये बेसिकली यूनान का एक निवासी था। इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी दिया था। और जब ये इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा था तो सबसे पहले अगर इसने इतिहास के बारे में कुछ लिखा था तो वो था जम्मू कश्मीर के बारे में। राइट, जम्मू कश्मीर के बारे में इसने कलहन की प्रसिद्ध रचना राज तरंगिणी से मिलती है। ओके, तो इसके अनुसार के इसे कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला एक विषय है। अतीत का मतलब क्या हुआ, अतीत का मतलब हुआ जो हमारा समय बीत चुका है उसे हम लोग अतीत कहेंगे, और वर्तमान जो गुजर रहा है, और भविष्य क्या होता है तो जो आने वाला अभी है तो उसको हम लोग भविष्य कहेंगे। यहाँ पे भविष्य का कोई बात नहीं करनी है हम लोगों को। अतीत और वर्तमान को जो मतलब निरंतर लेकर के चलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये इतिहास कहेंगे। अब यहाँ तक तो हम लोगों का बेसिक था। अब जब हम 10th क्लास का जब हम इतिहास को पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर बन के हमारे सामने में आता है उभर के, वो आता है क्या, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं राष्ट्रवाद कहते किसको है। तो याद रखना है कि राष्ट्रवाद जो होता है, एक हम पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ओके, अगर वो अपने देश के उन्नति के बारे में सोचेगा, कोई भी क्षेत्र से, अगर वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपने देश के प्रति प्रेम को दिखा रहा है तो हम लोग उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि समाज के बारे में एक ऐसा थिंकिंग है, एक ऐसा सोच है जिससे किसी भी क्षेत्र को अहम योगदान मिलती है, चाहे वो बढ़ावा में हो या जिसमें भी हो, मतलब उसमें एक अहम योगदान होती है। ओके, तो अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, ये चीज़ याद में रखना है। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोप में हुआ था। जो अपने ही देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं, मतलब अपने देश में कोई व्यक्ति रहता है, वो अपने देश के प्रति बहुत अच्छा से सोच रहा है, भैया ये होना चाहिए, भैया वो होना चाहिए, हमारे देश में ये अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, मतलब वो सोच रहा है, तो उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस आदमी को अगर बात करें, उस आदमी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रवादी पर्सन। ओके, राष्ट्रवादी आदमी। लेकिन अगर वो चीज़ उस तरह से वो सोच रहा है तो उस सोच को कहेंगे हम लोग राष्ट्रवाद। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई जो 10th क्लास में पूछता है, सबसे पहले पूछता है मैटरनिक कौन था। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैटरनिक कौन था। ओके, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया है मेरा। मैटरनिक कौन था, तो मैटरनिक जो था एक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर मीन्स हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री भी हम इसको कह सकते हैं। मैटरनिक कौन था भैया, तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था
जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। घोर प्रतिक्रिया का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, मतलब निरंकुशवादी था, मतलब उसको अपने से मतलब रखना चाहिए, दूसरे जनता से जिसके ऊपर हम राज कर रहे हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर रहे हैं तुम करो भैया, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हम अपनी जगह पे ठीक है, हम बस अपना राज करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं घोर प्रतिक्रियावादी राजा। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल ना करो। हम अभी जस्ट आपको बताएं क्या कि ये घोर प्रतिक्रियावादी राजा, इसको जनता से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये शासन तो कर देता था लेकिन इसको जनता से कोई मतलब नहीं था। तो वही इसका एक कहना था। तो कहना क्या था कि भाई आपको शासन तो राज्य में करना है लेकिन आपको जनता की प्रति भलाई ही नहीं करना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिक्रियावादी राजा भी कहते हैं मैटरनिक को। दूसरा बात ये आता है क्वेश्चन कि मैटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। मैटरनिक काल जो होता है, बेसिक काल का मतलब होता है समय, मतलब मैटरनिक का जो समय जो था यूरोप में, उससे आप क्या समझते हैं पहले ये समझिए, ठीक है। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मैटरनिक का काल कहा जाता है, मतलब मैटरनिक काल ही उसे कहते हैं। मतलब 1815 से क्या हुआ था, हम आपको थोड़ा सा अगर इसके बेसिक के बारे में जानकारी दें तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो था लुई 16वां जो था वो फ्रांस में राजा थे, जो कि ये जो था ये बुर्बो वंश से था। याद रखना है इसको, कौन से वंश से थे, तो बुर्बो वंश से थे ये राजा लुई 16वां। बट इसका जो है ना, ये बुर्बो वंश का तो था ही, बट ये भी निरंकुशवादी था। ई ससुरा को कोई मतलब नहीं रहता था, तुम जनता जा ससुरा, जहाँ जाना है भाड़ में, जहाँ रहना है जिसको रहना है रहो, हमको कोई मतलब नहीं, हम राज कर रहे हैं, हमारे पास में सब चीज़ आना चाहिए, हमको सब सुविधा मिलना चाहिए, जनता जहाँ जाना है जाओ। इसका ये नियम था। किसका, तो लुई 16वां का ये नियम था। लुई 16वां जो है अपने समय में एक नियम को बना के रखा था जिसको हम लोग कहते हैं सामंतवी, राइट। सामंतवी जो था, इसमें क्या होता था ना कि मतलब कोई भी गांव में है, अगर उसमें कोई ज़मींदार है जिसके पास में 10 बीघा ज़मीन है, कोई और ज़मींदार है उसके पास में 20 बीघा ज़मीन है, तो सारे ज़मींदारों से एक क्या कहता था उसको मतलब वो खेती करता था, ज़मींदार लोग खेती करके कि जो भी अनाज होता था गांव में एक दलाल रखता था, ब्रोकर रखता था, और उस सारे ज़मीन का जो अनाज होता था वो सारे आकर के ब्रोकर को दे देता था। ब्रोकर को देने के बाद वो ब्रोकर क्या करता था, उसमें से जो उसका मन में आया उस जमींदार को देता था हिस्सा, बाकी बाद वो अपना सारा धन समेट करके राजा को दे देता था। ये लुई 16वां का एक नियम था जिसको हम लोग कहते हैं सामंतवी, राइट। ये याद रखना है, राइट। तो लुई 16वां को अगर एक तरह से एक नज़रिया से देखें तो वो बहुत ही खराब रह जाता। तो लुई 16वां का सबसे पहले जो वहाँ पे आंदोलन किया था वो क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो लुई 16वां को हरा देता है और उसको बहुत बदतर मौत देता है। यार मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत बदतर मौत देता है लुई 16वां को। उसको देने के बाद फिर वहाँ पर राजा बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय में बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वहाँ पर काम करता है फ्रांस में। इतना अच्छा फ्रांस में काम करता है कि फ्रांस बहुत दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति करते चला जाता है। कौन, तो फ्रांस, राइट। अब जब फ्रांस उन्नति करता है तो अगल बगल में जो पड़ोसी जो देश जो था, पड़ोसी राज्य जो था, वो सबका आंख पे चढ़ जाता है। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जब आंख पे चढ़ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को लगता है यार हम जो है ना वो हम ही हैं, मतलब हमको लगता है भगवान जो यहाँ पे भेजा है सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा है। नेपोलियन बोनापार्ट का यही सोच जो था उसको लेके डूब गया। कैसे, तो वो जब ये चीज़ को सोचा तो उसने क्या किया, अगल बगल के सारे राज्य पे इसने हमला करना शुरू कर दिया कि भैया हम वहाँ पे राज करेंगे और वहाँ का उद्धार करेंगे। अब यहाँ पे इसको भारी पड़ गया, क्यों, क्योंकि उस टाइम में मैटरनिक का भी समय था, वो वहाँ पे ऑस्ट्रिया का वो चांसलर था। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था सारे कंट्री मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है युद्ध में, और नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे क्या होता है, पराजित हो जाता है युद्ध। फिर वहाँ पे समय आ जाता है मैटरनिक का, और 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है। उसके बाद वहाँ पे राज करता है कौन, तो मैटरनिक। मैटरनिक जब राज करता है तो 1815 से लेकर 1848 तक उसका राज चला है। तो उसी के समय को हम लोग कहते हैं मैटरनिक काल। डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला, मैटरनिक काल से आप क्या समझते थे, यहाँ तक समझ में आ गया कि 1815 से लेकर 1848 तक जो मैटरनिक वहाँ पे राज जो किया उसी को हम लोग कहते हैं मैटरनिक काल। अब आगे बढ़ते हैं। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, मतलब कि राज्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। किसका कथन था, तो मैटरनिक का ये कथन था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम बताएं सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार
दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। अभी हम आपको बताएं ना कि इसमें जमींदार जो था, जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था। मतलब कोई किसान है भैया, उसके पास में जो भी ज़मीन रहेगा, उससे जो भी खेती होता था, वो सारा खेती का अनाज जमींदार ले लेता था। अभी जो हम ब्रोकर का आपको बात किया, वो जमींदार ही होता है, राइट? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी और इटलीकरण जो इसका, अगर ये आपको क्वेश्चन आएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, ओके? ये 10 क्लास में ये क्वेश्चन कई बार ये बिहार बोर्ड पूछ चुका है, तो ध्यान में इस चीज़ को रखना है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी और इटलीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या बाधाएं थी? तो सबसे पहले तो बाधाएं ये थी, सॉरी गाइस एक सेकेंड, सबसे पहले बाधाएं क्या थी इसमें? तो बाधाएं ये थी कि 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन कर देना। उसके बाद दूसरी बाधाएं क्या थी? राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरी बाधाएं क्या थी? मैटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। चौथी क्या थी? तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति। पांचवा क्या थी? तो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्यम वर्ग ये एक ऐसा वर्ग होता है समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। जैसे मिडिल क्लास, राइट? मिडिल क्लास क्या होता है? तो मिडिल क्लास भाई ये क्या होता है कि एक छोटा मोटा नौकरी रहता है, बस उसी से अपना परिवार को गुजर बसर करता है। किसी का छोटा नौकरी होता है तो किसी का छोटा बिजनेस होता है, वो बस उसी से अपना परिवार का गुजर बसर करता है। इसी को हम लोग कहते हैं मध्यम वर्ग परिवार। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन में, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? देखो आपको हम जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का इतिहास में जो है पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, वो सारे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 7 पे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब सर्वहारा एक कैटेगरी होता है गाइज। इसमें क्या होता है कि एकदम छोटे छोटे गरीब लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, ये सारे जब मिल के एक समाज का निर्माण करता है, उसी वर्ग को हम लोग कहते हैं सर्वहारी वर्ग। ओके, जिसके पास की एक तरह से कह सकते हैं जिसके पास पूंजी का अभाव होता है। ओके, जिसकी स्थिति दयनीय होती है। दयनीय मीन्स क्या होता है भाई? अगर रात में अगर हम खाना बना के खाएं तो सुबह क्या खाएंगे उसका हमको पता नहीं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं दयनीय स्थिति। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आता है 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की मुख्य क्रांति का कारण यह था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदिक कारण को माना जाता है। ओके, फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। हम आपको बता चुके हैं कि फ्रांस में लुई 16वां ही सबसे पहले निरंकुशवादी शासन था। इसके शासन काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। विशेषकर सर्वहारी वर्ग की स्थिति और भी खराब थी। मतलब यार देखो क्या होता है कि जो कमजोर आता है ना, उसको और अच्छे तरीके से लोग सताता है। अब हम आपको पहले बताया कि सर्वहारी वर्ग जो होता है वो क्या, उसमें लो कैटेगरी का आदमी आ रहा है और राजा क्या कर रहा है कि और उसको सता रहा है। मतलब समझ रहे हो ना? एक तो जैसे जमींदार है, जमींदार को एकदम हेड बना के रख ले, भैया तू सब गरीब किसान से अनाज लो, हमारे पास में ला करके दो, तुमको जो रखना है रख लो। तो इसमें पिसा कौन रहा है? तो जो गरीब किसान है, जो कि गरीब मजदूर है, मतलब सर्वहारी वर्ग का जो लोग है, वो उसको क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये होता था मेटरनिक के काल में, सॉरी फॉर डैट, मतलब लुई 16वां के काल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था कि यहाँ पे विशेषकर सर्वहारी वर्गों की स्थिति बहुत खराब थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। अब पादरी और कुलीन वर्ग क्या हुआ? पादरी और कुलीन वर्ग हम कह सकते जैसे हो गया पंडित जी हो गया, जो कि उसके घर में पुरोहित का काम करता है, ओके, पूजा पाठ कराता है, तो वो सब की स्थिति ठीक ठाक थी। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्स्यूविट ने आगे बढ़ाया। मतलब ये दोनों व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वहां पर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया फ्रांस में, और लुई 16वां के खिलाफ में आवाज उठाया था। ओके, इस नाम को याद रखना। क्या नाम बताएं? वाल्टेयर, रूसो तथा मॉन्स्यूविट। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस।
आगे क्या है, अगला क्वेश्चन आता है वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था। तो वियना कांग्रेस जो था ये 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है, ओके, 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया ना जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। यह था वियना कांग्रेस का लक्ष्य। ओके, क्या क्या बताएं, 1789 से 1815 मतलब इस समय में जो था वहाँ पे नेपोलियन राज्य कर रहा था और नेपोलियन क्या किया था, अपने समाज को बहुत बढ़ावा दिया था। तो बोला कि उस टाइम में जितना भी घटना घटा है भैया उसको दोहराएगा नहीं और नेपोलियन द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है वो सारे आंदोलन को दबा दिया जाए। ये था उसका लक्ष्य, ये था उसका नीति, किसका, वियना कांग्रेस का, उसे दबा दिया जाए और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। बताइए, मतलब बताओ भाई कितना घटिया सोच, मतलब क्या ही बोले हम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद क्या है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है तो उसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। किसी भी छोटे देश को बड़े देश जब आकर के उस पर अत्याचार करने लगे उसको अपने अंदर में ले लेता है, उसको हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उस देश का शोषण करना, ठीक है, उसको अपने अंदर कंट्रोल में करना। उठने बोलेगा तो उठेगा, बैठने बोलेगा तो बैठेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है, तो 1848 ईस्वी के फ्रांस क्रांति के कारणों को लिखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसका क्या होगा नियम कि 1848 ईस्वी के फ्रांस क्रांति के निम्न कारण है। नंबर 1 साम्राज्यवाद का प्रसार, नंबर 2 मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, नंबर 3 राजनीतिक दलों के संगठनों का अभाव, नंबर 4 लुई फिलिप की असफल को सबसे बड़ा कारण माना गया है। अब इसको क्यों माना गया है, इनसे जनता से वादा, इसने जो है जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई। अब बताओ मतलब कैसा यार तुम, मतलब क्या ही बोले। लुई फिलिप तो इतना बकलोल आदमी, इतना बकलोल राजा, इसके जैसा बकलोल तुम क्या बोले। मतलब इसने ऐसा आदमी गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो क्या है, तो गीजो का इतना कठोर दिल कि जब वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना तो लोगों में भूखमरी की समस्या आ गई। अब समझ सकते हो, और बढ़ गई। इसका विरोध सुधारवादी नेता ने किया। समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, इसकी क्या उपलब्धि थी। तो देखो, वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना तथा फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रजातंत्र और गणतंत्र का उद्देश्य का विरोध करना था। समझ में आया, नहीं आया। वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तन को समाप्त कर देना। मतलब यूरोप की जो राजनीति में नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन लाया था उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना है। ओके, और पुरानी व्यवस्था को लागू कर देना। समझ में आया ना। इस बार मतलब कि जो पुराना जो नियम था, जो कि नेपोलियन के आने से पहले नियम जो था वहाँ पे कट्टरवादी का जो नियम था उसी नियम को लाना। नेपोलियन जो नियम भी लाया था उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना। ओके, वियना सम्मेलन का आयोजन का मुख्य जो था कारण यही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका उपलब्धि क्या हुआ, तो नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्रों को वापस करने का कहा गया। नेपोलियन जो भी क्षेत्र जीता था बोला सब तू वापस कर बेटा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में। अगला, इटली को 300 छोटे छोटे राज्य में खंडित कर देना। रूस को पोलैंड का एक भाग मिला तथा इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का विजयी हुआ। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, 1830 ईस्वी के क्रांति को लिखें। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति भी कहा जाता है। 1830 ईस्वी की क्रांति इसी को कहते हैं। मतलब इसमें गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था, इसी को हम लोग 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। मैटरनी का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तब पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। बताओ कितना कट्टर आदमी था ये ससुरा। मतलब मैटरनी का यही कहना था कि फ्रांस वाला अगर जब भी छींकेगा तो पूरा राज्य, पूरा यूरोप जो है वो संक्रमित हो जाएगा।
ओके, इस क्रांति को चार्ल्स दशम एवं स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। ओके, चार्ल्स दशम जो था ये एक नंबर का निरंकुशवादी था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। बोला यहाँ पे कोई राष्ट्रीयता नहीं चलेगा, सब बंद कर। राष्ट्रीयता अगर चलेगा तो प्रजा क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। बोला सब बंद कर दो। अब इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने किया। अब यहाँ पे एक नया शब्द हमारे सामने में आ रहा है कि उदारवादी क्या। तो उदारवादी कुछ नहीं होता। उदारवादी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जिसकी सोच सिर्फ आर्थिक विकास के लिए उठेगा, उसको हम लोग कहेंगे उदारवादी। ओके, उदारवादी। ऐसे प्रश्न ने इसका विरोध किया, इस प्रधानमंत्री का, किसका, पोलिग्नेक का। ओके, अगला क्वेश्चन आता है 1830 ईस्वी की क्रांति को प्रभाव को लिखे। 1830 ईस्वी की क्रांति में क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको देखो, क्या क्या देखो। वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। 1830 ईस्वी में वियना कांग्रेस का लक्ष्य को क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों का विकास हुआ। ओके, तो गाइज यहाँ तक था हमारा आज का ये क्लास। 14 नंबर तक का हम लोग का आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और आगे का क्लास हम लोग अगले के क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम आपको यहाँ पे टोटली सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे हम तैयारी करवाएंगे। आपको यहाँ पे इस चैनल पे बने रहना है, जुड़े रहना है। ओके, बाकी आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका हर से हर छोटी से छोटी सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। ओके, तो फिर से हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।